हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो करेंगे ये अपना पार्ट 2 है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने करीबन पूरा चैप्टर खत्म कर दिया था, बस एक टॉपिक अपना पूरी पेंडिंग था, वो था टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे और ये टॉपिक अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें कहीं स्किप नहीं करना है। इसके जो मेन पॉइंट है वो अच्छे से याद कर लेने। ठीक है, और ये रिविजन क्लास है तो उसको उसी तरह से आप ये वीडियो देखना। ये मत एक्सपेक्ट करना मुझसे कि पूरा इन डेप्थ उसके एक एक वर्ड को मैं समझाऊं, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको एक दिन पहले एग्जाम से सब कुछ रिकैप हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे पहले आता है ऑपरेशनल लेवल सिस्टम। ठीक है, ये समझ लो कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबसे पहला स्टेज होता है इनपुट का। ठीक है, जहां से डेटा ऑर्गेनाइजेशन में आना स्टार्ट होता है, तो ये ऑपरेशन लेवल सिस्टम है, जहां पे जो अपने अकाउंटेंट हो गए या जो अपने रिसेप्शन में बैठा हुआ बंदा है, तो ये सारी डेटा एंट्री काइंड ऑफ स्टफ है। ओके, दिस सपोर्ट ऑपरेशनल लेवल इन ट्रैकिंग एलिमेंट्री एक्टिविटीज। जो अपने बेसिक से एक्टिविटी है, जो छोटी मोटी एक्टिविटी है, जिसके लिए कोई हैवी प्लानिंग नहीं चाहिए, हैवी डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए, जस्ट सिंपली डेटा लेना, इनपुट करना, एंट्री करनी, इस काइंड ऑफ दैट। लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर ट्रैकिंग, कस्टमर ऑर्डर्स, इनवॉइस ट्रैकिंग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसे हम ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में वर्ड्स इधर उधर करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इसके अंदर आते हैं कि ऑपरेशन लेवल सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अपना आएगा टाइप्स ऑफ ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस। ये सबसे बेसिक है। आप इसको रिलेट कर देना अपने टैली से। अगर आपने टैली यूज किया तो आप उसको कंप्लीटली इससे रिलेट कर सकते हो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसे हम क्या कहते हैं, टीपीएस। पहला क्वेश्चन टीपीएस के ऊपर आ सकता है और पहले भी क्वेश्चन आया हुआ और एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे। दिस इज at the lowest level of management, TPS information system that manipulates the data from the transaction। देख टैली क्या करता है, सेल्स की एंट्री होगी, कोई बैंक पेमेंट चेक पेमेंट कर रहा है तो वो चेक की पेमेंट की एंट्री करते हैं। दिस इज द लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट जहाँ पे ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, एक्टिविटीज सच एज सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, डिलीवरी, पेमेंट, रिसिप्ट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 4 मार्क्स का, या फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट बन सकता है। टीपीएस में क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, मतलब व्हाट आर द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द टीपीएस, दैट इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले आपको देखना कैप्चरिंग, प्रोसेसिंग, जनरेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। कोई भी सिस्टम हो वो क्या करेगा, सबसे पहले कैप्चर करेगा डेटा को टू ऑर्गेनाइज अ फाइल और या फिर डेटाबेस। उसके बाद कैप्चर करने के बाद उनको प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल जर्नल एंट्री आपने करी, वो था कैप्चरिंग ऑफ डेटा। उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ऑटोमेटिक लेजर में चला जाता है। सो दैट प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स, डेटाबेस यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड द थर्ड इज लाइक जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट। जब लेजर बन जाता है तो उसके बाद क्या बनता है अपना ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। ऑल्दो आपने टैली में देखा ही होगा, तो आपको उससे रिलेट करने से समझ में आएगा। लाइक कैप्चरिंग जर्नल एंट्रीज, प्रोसेसिंग कन्वर्टिंग टू लेजर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या स्टॉक समरी काइंड ऑफ। ओके, उसके बाद जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, दैट इज बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। द लास्ट वन इज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसकी जो डिमांड है, लाइक फॉर एग्जांपल ही नीड ऑल द लिस्ट ऑफ द डेटर्स और द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, तो वही है प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द क्वार्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, आपको रिलेट करना है ताकि आपको चीजें याद हो जाए। टीपीएस में आपको क्या क्या 4 पॉइंट है, सबसे पहला कैप्चरिंग याद रखो, याद हो गया तो नेक्स्ट, उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद अपना आता है जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन प्रोसेसिंग ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम द वेरियस क्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना कैप्चरिंग क्या, डेटा टू ऑर्गेनाइज अ फाइल और डेटाबेस, उसके बाद प्रोसेसिंग द फाइल्स or database using application software, and the last one is generating information in the form of report and processing the queries from the various quarter of organization। ये 4 पॉइंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है, वो आता है टीपीएस के कंपोनेंट। व्हाट आर द टीपीएस कंपोनेंट्स। तो अपना इस क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, द कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट आर बोथ द पार्ट ऑफ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज सिस्टम, दैट इज ऑटोमेटिक। ओके, तो कंपोनेंट, सबसे इजी जो कंपोनेंट है ना अपने टीपीएस के, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, यही है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, स्टोरेज, और उसके बाद आउटपुट। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो इनपुट आपको पता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, लाइक कस्टमर्स ऑर्डर, सेल्स स्लिप्स, इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो ये अपना इनपुट के अंदर आपको लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ वही देखना, बाकी अननेसेसरी चीजें देखने का वक्त नहीं है। उसके बाद अपना आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स लाइक यूज ऑफ द जर्नल्स
and registers to provide the permanent and the chronological record of inputs. Storage, like a ledger, files, provide storage of the data on a both manual and computerized system. Output, a document generated in the form of output. Some documents are both output and input. For example, customer invoice is an output for like order entry application system and input for the customer. तो ये सारी चीज है, मतलब जो आपसे सेल कर रहा है तो आपने उसको सेल बिल दिया, तो वो अपना किसी आपका जो इनपुट है ना वो किसी का तो आउटपुट रहा होगा ना, तो इस काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो हम वो चीज देख सकते हैं। तो इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट एंड स्टोरेज, इस काइंड ऑफ दैट। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल सबसे इजी। अगर ये क्वेश्चन आया ना आपको 4 मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी कंपोनेंट को इसके साथ भी लिंक किया जा सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, एक्टिविटीज अलग है, कैप्चरिंग, देन प्रोसेसिंग, उसके बाद आपका अपना जनरेटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड द लास्ट वन प्रोसेसिंग ऑफ क्वेरीज। ओके, तो पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। कंपोनेंट्स में क्या है, 4 इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड देन लास्ट वन स्टोरेज। स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा आपको एकदम क्लिक ना हो शायद, तो बट मैं इसको 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, तो आई थिंक आपको अब क्लिक हो जाना चाहिए। स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। अगर आपने हेड पॉइंट भी सही लिख दिया ना, अंदर का पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख दोगे। नाउ द लास्ट, इसमें जो क्वेश्चन आएगा फीचर ऑफ टीपीएस, दैट इज फीचर्स क्या क्या है इसके। तो इसमें आपका अपने छोटा सा निमोनिक्स है। मैं हर जगह निमोनिक्स यूज नहीं करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर इतने सारे निमोनिक्स हम यूज करें तो अल्टीमेटली हमें ये याद रखना पड़ेगा किसका क्या निमोनिक्स था, तो एक लंबी लिस्ट बन जाती है। सो आई डोंट वांट दैट, तो इसलिए बहुत कम निमोनिक्स यूज करता हूँ जहाँ पे मतलब याद हो जाए। उसका निमोनिक है लैब, L for large volume of data, A for automatic or basic operation, and then B for benefits are easily measurable, and the last one S, that is source of input for other system, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम चीजें समझ में आ रही है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब टीपीएस इज ए ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड रिक्वायर्ड ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि ह्यूज डेटा आ रहा है, लाइक सेल्स हो रही है करोड़ों की, अरबों की, पर जो बैलेंस शीट का डेटा होगा ना वो तो आपका छोटा डेटा देता है। तो लाइक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यहाँ पे अच्छा खासा है, जो इनपुट के फॉर्म में आ रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर एक आउटपुट को भी सेव कर रहे हैं। द मोमेंट आप सेल में कोई चेंज करते हो अकॉर्डिंगली सब लेजर प्रोसेसिंग, मतलब काफी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। So huge large volume of data to required huge storage capacity. The primary objective to ensure that the data regarding the economic event of the enterprise are captured quickly and correctly. तो सारा का सारा डेटा क्विकली एंड कैप्चर करना है, ये आपको छोटा सा इसके बारे में लिखना है। ऑटोमेटिक ऑफ द बेसिक ऑपरेशन, लाइक आपने यहाँ पे सिर्फ क्या एक जर्नल एंट्री पास करी, ऑटोमेटिक लेजर, ऑटोमेटिक ट्रायल बैलेंस, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब ऑटोमेटिक बनते जा रहे हैं। तो ये वही जो बेसिक ऑपरेशन है उसको ऑटोमेट कर देता है, so that you can save the time, ठीक है। Any failure in the TPS for a short period of time can play havoc, क्योंकि ये आपका बेसिक फंक्शन, यहाँ पे अगर आपका कुछ भी छेड़छाड़ हो या फिर ये सिस्टम फेल हो गया फॉर द टाइम बिंग, शट हो जाता है, जैसे कहते हैं ना सर्वर डाउन हो गया, तो वो दिक्कत आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स आर इजिली मेजरेबल। TPS reduces the workload of the people associated with the ऑपरेशन एंड इंप्रूव देयर एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिक द सम ऑफ द ऑपरेशन, जो कि मैं आपको डिस्कस किया। तो आपको उससे पॉइंट्स याद रखने हैं। लैब फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ए फॉर ऑटोमेटिक ऑफ बेसिक ऑपरेशन, बी से बेनिफिट्स आर इजिली मेजरेबल, एंड द लास्ट वन जो अपने को रखना है याद, एस, दैट इज सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम, ठीक है। इट्स अ सोर्स ऑफ इनपुट फॉर अदर सिस्टम। जो अपना टीपीएस, उसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे नॉलेज लेवल सिस्टम वगैरह, तो उनका जो इनपुट है ना वो टीपीएस से ही, टीपीएस का आउटपुट उनका इनपुट बनता है। ओके, और एक और चीज जो बेनिफिट आर इजिली मेजरेबल का, ये पॉइंट अच्छे से देख लो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रिगार्डिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ द टीपीएस इज इजी टू कंडक्ट एज द बेनिफिट फ्रॉम द टीपीएस आर टेंजिबल, द यूजर एक्सेप्टेंस इज इजी टू ऑब्टेन, ठीक है। ओवरऑल आपको समझ में आ गया। ये था अपना पूरा का पूरा टीपीएस। और एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। सो आई वांट यू टू रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन प्रॉपर्ली। मैं ही कर देता हूँ, चलो। एक ऑनर ऑफ ए स्मॉल लोकल स्टोर इज करंटली यूजिंग मैनुअल सिस्टम फ्रॉम हिज डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, परचेज, सेल, बिलिंग, ठीक है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स द टर्नओवर ऑफ द स्टोर इज इंक्रीज्ड meanfold and now it has become increasingly difficult to handle all these activities manually, ठीक है। You are being IT expert and his auditors, you requested to suggest which operation support system will be the most suitable for him. Also advise him what activities can be performed by the proposed system and what are the major limitation of it.
सो क्या क्या एक्टिविटी आप तो बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम आप उनको सपोर्ट वो हम जिसे प्रपोज करेंगे उसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ताकि उनका बेसिक काम सारा ऑटोमेशन हो जाए, उनका टाइम बचे, ये सारी चीज़ें। इसके बारे में इन द गिवन सिनेरियो वी सजेस्ट द ओनर of the local store to go for the TPS, that is transaction processing system, which will be the most suitable option for him because the TPS has the lowest level of the management is an information system that manipulates the data, क्या होता है business transaction efficiently and a proper computerized TPS provide a speed accuracy too. So various day-to-day business activities such as the sales, purchase, productions, billing, payments involve transaction, and this transaction are to be organized and manipulated to generate various various information product for the external use. अब what are the major activities जो TPS परफॉर्म करता है, like capturing of the data, processing of the file, generating information, processing of queries from the various quarter. तो ये अपने को पता है, मैंने बोला था ये जो 4 पॉइंट है अपना जो TPS का जो है ये एक्टिविटीज, इसको किसी और क्वेश्चन के साथ क्लब कर दिया जाएगा तो वो यहाँ पे हुआ। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, What are the major limitation? अब TPS का मेजर लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत किया था आंसर और यही एक पॉइंट था जहाँ पे गलती हुई थी। So what are the major limitations? So आपको वो देख लो। TPS में follow periodic data preparation and batch processing as in a payroll application or online processing as an inventory control system. In industries and the business houses nowadays, online approach is preferred as it provides information with up-to-date status. However, the people involved in the TPS usually are not in a position to take any management decision. This is the major limitation. So, of course, ये मैनेजमेंट लेवल सिस्टम नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो डिसीजन लेके बैठना वो अपना TPS में नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये पीरियोडिक डेटा प्रिपरेशन एंड द बैच प्रोसेसिंग करता है, तो जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। नंबर 1 ड्रॉबैक। नंबर 2, people usually not in a position to take any management decision and this is the major limitation of it. That's it. तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो आता है नॉलेज लेवल सिस्टम। अभी हमने जो देखा था वो था ऑपरेशनल लेवल सिस्टम, डेट इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। उसमें हमने देखा TPS, ओके। चलो अब आता है नॉलेज लेवल सिस्टम, मतलब एक वर्जन एडवांस होगा या हायर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये सिस्टम चाहिए होता है फॉर परफॉर्मिंग देयर डे टू डे फंक्शन। द सपोर्ट सिस्टम डिस्कवरी प्रोसेसिंग एंड ये क्या काम है इसका बेसिकली, दिस सिस्टम सपोर्ट, what is support exactly? Discovery, processing and the storage of the knowledge and the data workers. The support business this support the business to integrate the new knowledge into the business and the control the flow of the paperwork and else and enable group working. So it's like अब ये समझ लो नॉलेज लेवल सिस्टम जो है आपका एक लेवल एडवांस वर्जन है TPS का, ठीक है। वो एकदम मतलब लो लेवल पे हो गया, ये अपना मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला जो सिस्टम आता है ना, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज वगैरह ये सब चीज छोड़ो। सबसे पहला जो सिस्टम हम जिसके बारे में पढ़ना है उसे हम कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, OAS, ठीक है। इसका भी हम लोग वही चीज देखेंगे। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में एक्टिविटीज देखेंगे, फिर बेनिफिट देखेंगे एंड उसके बाद फीचर्स होगा, इस काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो मोटा मोटी वही चीज अपने को देखनी है। अब TPS का आपको याद है ना, अब उसको इससे मिक्स मत करना और इसको अपने आप में एक इंडिपेंडेंट की तरह पढ़ना। चाहे निमोनिक्स चाहिएगा मैं अपने आप दे दूंगा आपको। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में बेसिकली डिफरेंट ऑफिस एक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या करता है, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी को ब्रॉडली ग्रुप कर देते हैं और अकॉर्डिंगली इनटू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर्म। नंबर 1, डॉक्यूमेंट कैप्चर करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट कैप्चर, देन डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइलिंग, सर्च, रिट्राइवल एंड देन कैलकुलेशन। यूँ समझ लो जो डायरेक्टर होता है ना, उसका जो असिस्टेंट है उसका ये काम है बेसिकली, वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके डायरेक्टर को उसके काम करने में मदद करती है। तो इस काइंड ऑफ डैट, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करो प्रैक्टिकल से, काम आसान हो जाएगा। तो मान लो ये चीज़ों में जो आपको स्टोरी बताता हूँ ना बीच बीच में, ये चीज़ों को रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो नाम से समझ में आ रहा है ऑफिस जो बेसिक फंक्शन है उसको ऑटोमेट करना है। यहाँ पे नंबर 1 जो अपने को पढ़ना है दैट इज एक्टिविटीज में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये क्या है एक्टिविटीज, TPS की जैसे एक्टिविटीज है कैप्चर वाला, ठीक है। और यहाँ पे अपना ये रहेगा एक्टिविटीज, ठीक है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट कैप्चर, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी बाहर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो भी मेल्स आ रहे हैं, जो भी नोट्स आ रहे हैं, जो भी जिसके जो कमेंट्स आ रहे हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को कैप्चर करना है और उसको प्रिजर्व करना है। पहला स्टेप तो ये कि डॉक्यूमेंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द आउटसाइड लाइक इनकमिंग मेल्स, नोट्स, हैंडआउट्स, चार्ट्स, ग्राफ नीड टू बी प्रिजर्व, उनको प्रिजर्व करो।
उसके बाद डॉक्यूमेंट क्रिएशन कंसिस्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, डिक्टेशन, एडिटिंग, टेक्स्ट। तो बेसिकली इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी टाइम। तो चीज़ों को रिलेट हो गया, अब तो यहाँ पे भी लिख दिया। अब वो क्या करेगा, सारे नोट्स अलग, सारे मेल्स अलग, जो इंपॉर्टेंट मेल्स है उनको अलग सेग्रीगेट करेगा। इट्स काइंड ऑफ क्रिएशन, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज लाइक दिस, बेसिकली इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस टू डिजाइन टू डेजिग्नेटेड रेसिपिएंट। अब फॉर एग्जांपल वो डायरेक्टर के असिस्टेंट है, तो उसने सारे मेल देखे, जो इंपॉर्टेंट है वो टॉप मैनेजमेंट को दे दिए, जो उससे इंपॉर्टेंट है तो वो उसको उसके लो लेवल मैनेजमेंट को दे दिए। तो ऐसे ऐसे करके वो सेग्रीगेट करके उसको एटलीस्ट रिसिप्ट करेगी और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी सबको, जिसका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फाइलिंग, सर्चिंग, रिट्राइवल, दिस इज रिलेटेड टू फाइलिंग, जो आप सर्च करते हो, इंडेक्सिंग करना, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट, उसको इंडेक्स कर दिया, इंडेक्स वो इस काइंड ऑफ दैट विच टेक अ सिग्निफिकेंट टाइम। तो मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए, जब भी अगर किसी टॉप लेवल को चाहिए होगा तो वो आराम से इस डॉक्यूमेंट को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, उसको रिट्राइव कर सकता है, इस काइंड ऑफ दैट। ओके, नाउ द कैलकुलेशन, this include usual calculator function like routine arithmetics, operation of the billing, passing, interest calculation, working output, किसी का बराबर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखना, किसी को इंटरेस्ट कैलकुलेशन देना, वो आगे फर्दर डिपार्टमेंट में प्रोसीड करना, तो वो सारी चीज़ें। देन रिकॉर्डिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दिस इंक्लूड वेयर नेसेसरी रिकॉर्ड कीपिंग इन रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूटिलाइज फॉर द बाय द ऑफिस पर्सनल। तो कीपिंग द रिकॉर्ड, भाई कितना क्या स्टेशनरी यूज हुआ, किसके पास कितना स्टॉक है, कितना स्टेशनरी का स्टॉक है, वो सब चीज़ें, वो मतलब जो इनका डेली का काम होता है, इस काइंड ऑफ दैट, ठीक है। मैनेजर ने भैया वहाँ से मतलब इशू किए सब क्लास को, सॉरी क्लास कह रहा हूँ, सब डेस्क पे भेज दिए कि एक एक क्लैंप चाहिए, या उनको एक एक पेन चाहिए, या उनको स्टैम्प चाहिए, वट एवर इट इज़, जो भी उनको चाहिए होता है, प्रिंटिंग पेपर्स वगैरह, उनका एक प्रॉपर स्टॉक रखना, कितना रिसोर्स कहाँ यूटिलाइज हुआ, वो सब चीज़ें, इस काइंड ऑफ HR का जो फंक्शन हो गया, इस काइंड ऑफ दैट। तो मोटा मोटी आपको इसमें समझ में आ गया। बट अब सर ये एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स ये कैप्चर, तो इसके पॉइंट्स याद करना है। तो ये क्या था, पहले तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज में सबसे पहले अपने को क्या देखना है, डॉक्यूमेंट कैप्चर, कैप्चर हुआ, फिर उसके बाद क्रिएट करना, क्रिएट करके उसको क्या करना, रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंगली, देन फाइलिंग, सर्च, रिट्राइवल एंड फॉलोअप। 4 पॉइंट तो अपने को याद है, ये वाले 4 पॉइंट तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इनको लाइन से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट कैप्चर, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, उसके बाद रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइलिंग, सर्च एंड रिट्राइवल। 4 पॉइंट याद हो गए, वही है जो आपके पॉइंट अंदर का आप खुद लिख दोगे, समझ में आ गया आपको, बस पॉइंट याद करने हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिविटीज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, डॉक्यूमेंट कैप्चर, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइलिंग, सर्च एंड रिट्राइवल। बात खत्म। सिर्फ सुनोगे ना 2-3 बार भी तो भी याद हो जाएगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइक अभी कल एग्जाम दे के आना यार, अब तो बस याद रख लो दिमाग में। उसके बाद बचे 2 पॉइंट और, ये थोड़े से अजीब से पॉइंट है और ऊपर से रिलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेशंस एंड रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो होता है ना कि यार वेले बैठे हैं, क्या काम कराएं इनसे, चलो कैलकुलेशन करा लो इनसे, प्लस माइनस करवा लो, तो इस काइंड ऑफ डैट, ठीक है, ये भी एक्टिविटीज आ जाती है, ठीक है। याद करने के सबसे स्टोरी बनाओ, तो कैलकुलेशन, चलो कैलकुलेशन करा लेते हैं, तो कैलकुलेशन पॉइंट हो गया। उसके बाद भी अगर बंदा फ्री है तो क्या करते हैं, चलो अभी बैठ के काम करो, किसको हमने क्या सामान दिया, कितना स्टेशनरी दिया, डेट इज रिकॉर्डिंग, उसको एक रिकॉर्ड कर दो, डेट इज रिकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज में अभी मैंने आपको छोटी सी बताई, इसको बड़े लेवल पे अगर आप सोचोगे लाइक किसको हमने कितने कंप्यूटर्स इश्यू करे, उसका रिकॉर्ड रखना, वो भी तो अपना एक रिसोर्स है ना कंप्यूटर का, तो वो चीज। दिस एक्टिविटी आर वेरी सिंपल, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, बस बात खत्म। व्हाट आर द बेनिफिट, अब एक पॉइंट पे हम इतना नहीं देर बैठेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट, ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का क्या काम, बेनिफिट क्या है। इट इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंप्रूव द कम्युनिकेशन, स्टोरी की तरह पढ़ो, मतलब डायरेक्टर का काम आसान हो गया, कम्युनिकेशन इजी हो गया। अगर वो खुद मेल देखता है, अरे 10 मेल देखनी पड़ती है उसको, तो कम्युनिकेशन थोड़ा सा गलत हो गया। अब डायरेक्टर की जो रेलेवेंट मेल है वो डायरेक्टर को मिल चुकी है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जिसको उसको रिप्लाई देना होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस ऑटोमेशन इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन with an and between the enterprises also. Now the next is reduce the cycle time between the preparation of message and the receipt of the message at the recipient ends, ठीक है। तो reduce cycle time जो है वो reduce हो चुकी है, लाइक जो अभी मैसेज प्रिपेयर करता है, रिसिप्ट करता है, वो सारा काम यहाँ पे सेक्रेटरी ने करके रख दिया है, बस उसको फाइनल करना है, टचअप करना है, जो भी कर रखा है वो उसके बाद उसको रिप्लाई कर देगा। तो इसका रिड्यूस साइकिल टाइम, यहाँ पे जो साइकिल टाइम है वो रिड्यूस हो चुकी है, अब सिर्फ जो मेन काम है वो होगा, ठीक है। तो रिड्यूस द साइकिल टाइम, आपको पॉइंट की तरफ याद रखो, इंप्रूव कम्युनिकेशन, रिड्यूस साइकिल टाइम। रिड्यूस साइकिल टाइम कैसे, बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ मैसेज एंड द रिसिप्ट ऑफ मैसेज एट द रिसिपेंट्स एंड। एक एक वर्ड याद नहीं रखना, मोटा मोटी याद, हेडिंग याद रहेगा तो अपना फ्लो आ जाएगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। पॉइंट याद हो रहे नहीं हो रहे डजंट मैटर,
सुन लो वीडियो को, देख लो, तब भी याद हो जाएगा। नाउ रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, दिस ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस कम्युनिकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंट बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिंक। अब वक्त भी तो बचा है ना। अगर एक डायरेक्टर का तुम आधा एक घंटा वो सिर्फ इसी चीज़ों को मैनेज करने में लगा देगा, तो वो आधा घंटा जहाँ पे उसको डिसीजन लेना था, कोई बड़ा काम करना था, उसका अपना कॉस्ट होता है ना। डायरेक्टर का, आप यू आर हायरिंग एन डायरेक्टर, यू हायरिंग एन एक्सपर्ट, तो उसका अपना कॉस्ट है, ठीक है। सो आप उनको छोटे मोटे काम में उलझाओगे तो आपकी कॉस्ट, वो पैसा वेस्ट हो रहा है आपका। सो इस काइंड दे ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस कम्युनिकेशन। और यहाँ पे जो टाइम सेव हुआ, उसके बाद आपकी जो कॉस्ट है वो भी सेव हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो समझ गए हो आप, ठीक है। दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस कम्युनिकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक्स। कभी कभी लेट रिप्लाई करने में भी ना पैसे देने पड़ जाते हैं, तो दैट्स ऑल्सो कॉस्ट, ओके। इट इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द स्मूथ फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन। तो मोटा मोटी आपको बेनिफिट में समझ में आ चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। इंप्रूव कर रहा है कम्युनिकेशन, रिड्यूस क्या कर रहा है, कॉस्ट एंड टाइम, रिड्यूस साइकिल टाइम, ठीक है। दोनों चीज रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट एंड टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस साइकिल टाइम भी हो रहा है। उसके बाद अपना लास्ट मैसेज है कि इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये मोटा मोटी अपने को याद हो गया। ये क्या था, हेडिंग क्या था, ये द बेनिफिट्स, एक्टिविटीज और बेनिफिट को दोनों को कंबाइन करके लिया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या क्या है, आपका इंप्रूव कर रहा है कम्युनिकेशन, रिड्यूस साइकिल टाइम। साइकिल टाइम में रिड्यूस में क्या लिखोगे, ये लिखो, बिटवीन द प्रिपरेशन ऑफ द मैसेज एंड द रिसिप्ट ऑफ द मैसेज। उसके बाद रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ऑफिस कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बात खत्म। इंप्रूव, रिड्यूस में 2 पॉइंट है, साइकिल टाइम, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, एंड देन इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। नाउ मोटा मोटी अपने को याद हो गया। अब जो आता है अब ये बोलता है कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। व्हाट आर द मेजर कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, जो कि मतलब ऑफिस, यू समझ लो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम वाला जो काम है उसको करने के लिए अपने को क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत है, या कोई सिस्टम की जरूरत है, या फिर अपने को क्या क्या टूल्स की जरूरत है। तो ये अपने को वो बताएगा व्हाट आर द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ठीक है। आपने कैलकुलेटर लेके आपने प्लस माइनस कर दिया, वो आपका काम आसान कर रहा है। अब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या क्या आपके पास, वो यहाँ पे हमें आंसर देना है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। मैं मोटा मोटी बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल ईमेल, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस, दिस आर द टूल्स दैट हेल्प्स इन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है कि भैया टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। मैं ज्यादा इंडेप्थ नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम आर द मेनली कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट ऑफ द ओएस। दिस इज सो बिकॉज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन राइटिंग वर्ड्स एज ए नेचुरल लैंग्वेज। तो उसको प्रोसेस करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट सेट कर देना, एमएस वर्ड वगैरह में आप लोग जो करते हो, स्कैन करके उसको कन्वर्ट किया ओसीआर के अंदर, ये सारी चीजें, ठीक है। कोरल ड्रॉ, पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, वो सारी चीजें, मतलब बाई डिफॉल्ट अपने ईमेल सेट करके रख दिया कि यहाँ से ये डेटा निकाल लो, मतलब वो सब चीजें, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम समझ में आ गया मोटा मोटी, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग सबसे पहले पढ़ के आ रहे हैं, हेडिंग क्या है, व्हाट आर द कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, व्हाट आर द कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, टीपीएस, सॉरी टेक्स्ट प्रोसेस, टीपीएस नहीं बोलेंगे क्योंकि टीपीएस आप ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं नाम, तो इसको बोलेंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज दैट, इट कैप्चर द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द डॉक्यूमेंट, स्टोर फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड मेक इट अवेलेबल टू द यूजर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या करता है, ये क्या करता है, कैप्चर करेगा ऑटोमेटिक डेटा को और उसके बाद उसको स्टोर कर देगा, जब भी वो रिक्वायर्ड होगा वो वहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। This system are very useful in the remote access of the document that almost possible with the manual, almost impossible। यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट सिस्टम है, जब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन एक्सेस भी दे सकते हो उनको, रिमोट एक्सेस कहीं से भी कोई एक्सेस कर पाएगा। ये हम लोग क्लाउडिंग में, क्लाउड कंसेप्ट में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो इट्स लाइक सेविंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, दैट इज एंड अलाउिंग एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, लाइक गूगल ड्राइव में आपका सेव होता है डॉक्यूमेंट्स। इन केस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कैन प्रूव वेरी 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 यूजफुल। अगर आपका जैसे
आपने अपना एक फोल्डर बना दिया, वो जैसे आप लोग लैन में शेयरिंग करते हो ना, वैसे गूगल ड्राइव में अपना ये रखो सिस्टम, ठीक है, और हर किसी को एक्सेस दे दो सिस्टम में, और वो जैसे ही कोई फाइल अपलोड करेगा वो उसके सिस्टम में भी आ जाएगा। तो इट्स लाइक रियल टाइम डेटा अपडेशन होता है। So with the computer-based document management system, location of executive become irrelevant for the access, like work from home आजकल चल रहा है तो उसको उससे रिलेट कर दो। तो मोटा मोटी इसके अंदर ऐसा कुछ लिखने वाली बात नहीं है, और ये ना इतना ज़्यादा आता है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम पहला है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सिस्टम, ठीक है, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना इलेक्ट्रॉनिकल। एंड द थर्ड वन इज लाइक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट इज इंक्लूड टेलीफोन, मेल, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, अब इसके भी और कंपोनेंट है, किसके? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो हमने पढ़ा ना, ये वाला पॉइंट, इसके भी कंपोनेंट्स है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है सर, बिल्कुल। तो ईमेल पे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ईमेल। ये जो ईमेल है ये किसका सब हेड है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका पहला है ईमेल। ईमेल के फीचर्स क्या क्या है? अब आप बोलोगे सर ईमेल इज वेरी फास्ट, ये सब नहीं, यहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल वाले हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन क्या लिखना है? मैसेज डिलीवर वेरी क्विक एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंट, मतलब जैसे आपने भेजा और सामने वालों को रिसीव हो जाता है, सो वेरी क्विक। सो दैट्स अ फीचर ऑफ ईमेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन वर्ड अभी थोड़े यूज हैवी करेंगे, सो वेरी फास्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड एडिटिंग, आजकल आप मेल के अंदर ऑनलाइन डेवलप करते हो मेल को, उसमें टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह सब चेंज करते हो, सब आजकल ऑनलाइन कर सकते हो, राइट। तो वही यहाँ पे बोलना चाहता है, ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड एडिटिंग। इसके अंदर का मैटर आप खुद लिख लोगे, ये बहुत ईजी है। फीचर्स ऑफ ईमेल में हमने पहला पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, उसके बाद सेकंड है ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड एडिटिंग, द थर्ड इज ब्रॉडकास्टिंग एंड रीराउटिंग, मतलब ईमेल परमिट सेंडिंग मैसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस रिसिपेंट। आपको ये बोगस मेल आते रहते हैं सुबह शाम कंपनियों के, वो कैसे आते हैं? आपको क्या लगता है वो सिर्फ आप ही को सिलेक्ट करके मेल कर रहे हैं? द आंसर इज नो, वो बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स को एक साथ बल्क में मेल जाती है, ठीक है। तो वो परमिट सेंडिंग ऑफ मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट टारगेट रेसिपेंट, रिजल्टिंग इन ए लॉट ऑफ सेविंग ऑफ द पेपर्स, आपका टाइम भी बच गया। तो वो सब चीजें, और आपको जिस क्लाइंट को जो मैसेज देना था वो भी आपके पहुंच चुके हैं। Integration with other information system, advantage of being integrated with other information system, इंटीग्रेट करना है विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इज दैट क्लियर। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, ईमेल रेंडर द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एंड सेंडर इररिलेवेंट, सॉरी पोर्टेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, पोर्टेबिलिटी मतलब आपकी जो लोकेशन है रिलेवेंट है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको मेल जहां से भेजना भेज सकते हो, ऑल यू नीड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट, एंड आप मेल सेंड कर सकते हो। इकोनॉमिक है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता आपको, ईमेल तो आजकल फ्री चल रहा है, अब तो पहले कभी शायद हुआ हो, पता नहीं कोई कंट्री में, ईमेल तो फ्री है, ठीक है। हमने तो कभी पैसा नहीं दिया ईमेल के लिए, ईमेल अकाउंट खोलने के लिए पैसा नहीं दिया, ईमेल यूज़ करने के लिए पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंक्रीजिंग, द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम पर पेज इज फॉलिंग फर्दर, ना के बराबर ही है, सच बोलो तो मेरे को आई डोंट थिंक सो, वी आर जस्ट पेइंग फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। तो मोटा मोटी इकोनॉमिकल हो गया। हाँ, एक पॉइंट हमने मिस किया, दैट इज इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम, द एडवांटेज बीइंग इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम, ईमेल को आप इंटीग्रेट करते हो कोई भी सिस्टम के साथ, आपका जो एमएस आउटलुक है वहां से आप डायरेक्ट, आपका वो आउटलुक एक अलग सिस्टम है, वो इंटीग्रेट कर देता है मेल के साथ। जीमेल आपके याहू के साथ लिंक्ड है, आप जीमेल में सारी ईमेल एक साथ देख सकते हो अपनी, तो वो सारी चीजें फैसिलिटी, इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। तो यहाँ मोटा मोटी समझो ईमेल के फीचर्स क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, उसके बाद अपना आता है ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड एडिटिंग, देन ब्रॉडकास्टिंग, आप एक साथ बहुतों को मैसेज भेजो, एंड देन रीराउटिंग, and then integration with other system and portability, that is location become irrelevant of the executives, कहीं से बैठे बैठे वो काम कर मेल भेज सकता है, ठीक है। इट्स इकोनॉमिकल, ना के बराबर पैसा लगता है यहाँ पे, कॉस्ट एकदम ना के बराबर है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन पर पेज इज फॉलिंग फर्दर, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम हो गया, बस मोटा मोटी यही पॉइंट है। तो अगर हम बोले तो इसमें कितने पॉइंट, अपने 6 पॉइंट से, ठीक है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आता है, आई वोंट रिपीट वंस अगेन। और ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम किसका हेडिंग है? अपना मेजर कंप्यूटर ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब मेजर कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम का ये एक पार्ट है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन में और क्या क्या आता है? फैक्स भूल गए, लाइक कम्युनिकेशन ऑफ इमेज एंड डॉक्यूमेंट, आज के टाइम तो खत्म हो चुका। अब ये फैक्स में क्या होता था? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ इमेज एंड इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स
ओवर टेलीफोन लाइन, बस ये वर्ड यूज जरूर लिखना आपको, ओवर टेलीफोन लाइन, ठीक है। फैक्ट्स लाइक सेंडिंग डेटा फ्रॉम हियर एंड देयर यूजिंग व्हाट, टेलीफोन लाइंस, ठीक है। वॉइस मेल मतलब विच मैसेज आर ट्रांसमिटेड विद डिजिटाइज्ड वॉइस, मतलब आप व्हाट्सएप में भेजते हो ना वॉइस, तो दैट्स अ वॉइस मेल, ओके, इस काइंड ऑफ दैट। देन ये कंपोनेंट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ ओएस है, ठीक है, मतलब जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना, मेजर कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, ये उसका एक हेडिंग है, ठीक है। दैट इज टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लास्ट वन जो अपना मेजर कंप्यूटर बेस्ड वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब इसके रिगार्डिंग तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। Teleconferencing help in reducing the time and the cost of the meeting as a participant doesn't need to travel to attend the meeting. So advantage of is a flexibility in terms of pre-recorded presentations, integration with other system, ये सारी चीजें like Zoom app, आज के टाइम Skype, all sort of things चल रहे हैं, right? तो ये अपना पूरी टॉपिक यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो अपने कुछ बचा इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं बचा। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में आपको मोटा मोटी क्या लिखा, सबसे पहले हमने जो देखा वो था एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में देखा डॉक्यूमेंट कैप्चर करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, रिसिप्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन फाइलिंग, सर्च, रिट्राइवल, ये 4 पॉइंट तो याद थे। उसके बाद अगर बंदा वेला बैठा है तो क्या काम करवाएंगे, कैलकुलेशन करा लो उससे, या काम करो और वेला बैठा है तो काम करो रिकॉर्डिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करवा लो उससे। नेक्स्ट अपना आएगा व्हाट आर द बेनिफिट। बेनिफिट में हमने देखा कि इंप्रूव कम्युनिकेशन, रिड्यूस साइकिल टाइम, रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, एंड द लास्ट वन क्या था अपना, बताओ, एनीवन रिमेंबर? दैट इज ये एनालिसिस कुछ था, देखो देख लेते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हटके पॉइंट था। अब देखो जो चीज आपको याद नहीं हो रही है ना, अगर मुझे क्लिक नहीं हुआ तो आपको भी क्लिक नहीं होगा ना, तो इसको इंपॉर्टेंट कर दो। एग्जाम के टाइम अपने को ये देखना है, जैसे ये 2 पॉइंट आपको याद नहीं होंगे, ये 2 पॉइंट आपको याद नहीं होंगे, तो उसको मार्क कर दो रेड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़े कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था टैक्स प्रोसेसिंग सिस्टम, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डॉक्यूमेंट मैनेज कर रहा है अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेव कर रहा है, और उसके बाद अब रिमोट एक्सेस भी दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिख देना। उसके बाद अपने को देखना था इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये किसके थे, कंप्यूटर बेस्ड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के सब हेड पॉइंट से। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में हमने देखा ईमेल, ईमेल के बाद हमने देखा फैक्स, फैक्स के बाद हमने उसमें क्या देखा था, वॉइस मेल, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज लाइक लास्ट जो हमने देखा था, उसके बाद अपने देखा था टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस, बस यही है। और इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखना, फीचर्स ऑफ ईमेल क्या क्या होते हैं आपके। फीचर्स ऑफ ईमेल जो है आपके, वो मोटा मोटी क्या क्या है बताओ, एनीवन? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, रीराउटिंग, उसके बाद ऑनलाइन डेवलपमेंट, एडिटिंग। मैं दिखा नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, दिखा दूं क्या, देख लो जी, देख लो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, तो टिक भी कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, ऑनलाइन डेवलप करना, एडिटिंग, ये फैसिलिटी मिलना, ब्रॉडकास्ट, रीराउटिंग, एक साथ बल्क में मैसेज भेजना, ठीक है, इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम वेरी इजी, पोर्टेबिलिटी, मतलब लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट एंड द सेंडर बिकम कंप्लीटली रेलिवेंट, तो ईमेल कैन एक्सेस फ्रॉम एनी पर्सनल कंप्यूटर टैबलेट, ये सारी चीजें। इकोनॉमिकल, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीजिंग, द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज मीडियन, पर पेज इज फॉलिंग फर्दर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, जैसे इंटरनेट कॉस्ट आपको पे करना। फैक्स, कम्युनिकेशन ऑफ इमेज, डॉक्यूमेंट एंड ओवर टेलीफोन लाइंस, ये सारी बातें आपको लिखनी है। तो मोटा मोटी अपना आधे घंटे में अपने अच्छा खासा हो चुका है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, अभी हम लोग थोड़ा स्पीड पकड़नी होगी। उसके बाद अपना ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में, सॉरी, हम लोग का मेन हेडिंग क्या था, नॉलेज लेवल सिस्टम। नॉलेज लेवल सिस्टम में सबसे पहले था ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, उसके बाद नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ईजी है और ये आपका यूं चुटकी में हो जाएगा। Knowledge management system is a process of capturing, developing, sharing, and effectively using the organization knowledge. Knowledge management refer to a kind of IT system that stores and retrieve the knowledge. ये क्या कर रहा है यहाँ पे, knowledge को store किया जा रहा है, improves collaborations, locate knowledge, source, mines, repository for the hidden knowledge, captures and use knowledge. Basically पूरी knowledge को capture करने का इसका काम है, ठीक है। ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा ऑल्दो, बट इसका क्वेश्चन आ जाता है तो कोई नहीं। इसमें आपको देखना क्या सर, व्हाट आर द 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ नॉलेज। पहला आता है एक्सप्लिसिट एंड टैक्सिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट टैक्सिट बेसिकली रिकॉर्डेड, एक्सप्लिसिट पर्सनल नो हाउ एंड द पॉजिटिव, ओके। अब डिफरेंस, इसके ऊपर एक डिफरेंस आता है कि व्हाट आर एक्सप्लिसिट एंड टैक्सिट। तो आपको क्या लिखना है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, 2 या 4 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन का आएगा नहीं आने से। एक्सप्लिसिट नॉलेज इज दैट
which can be formally and easily and consequences is easily available across the organization. Explicit knowledge is articulated, represented as a spoken words, written material और compiled data. ठीक है, द नॉलेज इज कोडिफाइड. इसको हम क्या करते हैं, नॉलेज को स्टोर कर देते हैं, नॉलेज कोडिफाइड. मैं जो आपको जो बातें बता रहा हूँ ये कोई कोडिफाइड सिस्टम उसको पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, समझ रहा हो, उसको कन्वर्ट कर रहा हो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में. तो दिस इज पॉसिबल. ओके, टैक्सेट नॉलेज फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, ये सारी. टैक्सेट नॉलेज बेसिकली काइंड ऑफ अ टैलेंट. इट रिसाइड इन अ फ्यू, जस्ट one person on hand and cannot be captured, hasn't been captured by the organization and made available to the other. Knowledge is unarticulated. वहाँ पे क्या था, knowledge is articulated and represent intuitions, perspective, belief, value, individuals form based on the experience. It's difficult to document and communicate the tacit knowledge. For example, hand-on skills, spatial know-how, employee experience. तो ये सारी चीजें यू समझ लो. आप एक्सप्लिसिट नॉलेज को स्टोर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, उसको फॉर्मुलाज में रख सकते हो और फर्दर रेफरेंस के लिए यूज भी कर सकते हो. टैक्सेट नॉलेज है एग्जाम किसी का टैलेंट, किसी का एक्सपीरियंस. यू कैन स्टोर इट. जब तक आपके वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपका वो एम्प्लॉय है, जब तक आप उसको यूज कर सकते हो. द मोमेंट ही लेफ्ट वो टैलेंट शायद किसी और में ना मिले. ठीक है, तो वो चीज है. तो एक्सप्लिसिट बेसिकली कोडिफाइड नॉलेज फाउंड इन डॉक्यूमेंट डेटाबेस, और इसमें इंट्यूटिव नॉलेज, नो हाउ, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, वैल्यूज, जो कि अपने हर किसी में अपना अलग अलग होता है. तो दिस इज द मोटा मोटी अपना दो टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया है. ठीक है, एक था अपना ऑपरेशन लेवल सिस्टम वाला और दूसरा नॉलेज लेवल सिस्टम वाला. नेक्स्ट अपना आता है मैनेजमेंट लेवल सिस्टम. सो बेसिकली जो मिडिल मैनेजर्स जिसका काम मॉनिटरिंग होता है, डिसीजन टेकिंग होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभालना होता है, तो उनको ये मैनेजमेंट लेवल सिस्टम चाहिए होता है. बेसिकली मिडिल मैनेजर इन मॉनिटरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज. ठीक है, प्रोवाइड अ पीरियडिक रिपोर्ट रादर देन इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑपरेशन. बेसिकली यहाँ पे रिपोर्ट्स आती है जो कि अपने पुराने टीपीएस वगैरह से आती रहती है. ठीक है, इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम. ठीक है, अब इसके बारे में जो लिखा हुआ है मेन, जो मैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको नहीं बता रहा हूँ, ये एक जिग्नेश सर की बुक का मैंने एक्सट्रैक्ट है ये. ठीक है, सो है वही लैंग्वेज बट इसमें थोड़ा छटा हुआ है, तो वही सब सेम चीज़ है, उसमें ऐसा कुछ नया नहीं है. ठीक है, मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम वो जो मैंने आपको बोला वही चीज़ है सेम. सपोर्ट्स मैनेजर in decision making by providing relevant and required information at the right time to the right people. So basically at the right time to the right people, आप ये words use करोगे ना, अच्छा लगेगा. ठीक है, तो decision making by providing relevant and required information at the right time and to the right people. These are the further categorized into 3 types. ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड देन फर्दर एक और आएगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, तो इसमें अपने को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, सर व्हाट इज MIS, वो आप देख चुके हो. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली असिस्ट मैनेजर इन द डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो सॉल्विंग प्रॉब्लम. यूज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द प्रोड्यूस बाय द TPS, एंड जो TPS ने दिया उसको वो अब इसके लिए इनपुट हो जाएगा. वो TPS का आउटपुट था, यहाँ पे इनपुट हो गया. ठीक है, इज दैट क्लियर. एंड ऑल्सो यूज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या, मैनी एक्सपर्ट हैव डिफाइंड द MIS एज अ डिफरेंट लैंग्वेज. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द डेविस एंड ऑल्सन. याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं. एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन डिजाइन फॉर providing the information to the support operational control, management control, decision making function is kind of that. अब छोड़ो, इसमें मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है what are the characteristic of the operation MIS, that is मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. देखो बहुत ही अच्छे हेड पॉइंट्स याद करना है, बाकी अंदर का आप डेटा यूं लिख लोगे. तो सबसे पहले आपको जो देखना है ये क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इज ए मैनेजमेंट डायरेक्टेड. 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे, नहीं हुए? तो देखो सबसे पहला आता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड, उसके बाद मैनेजमेंट डायरेक्टेड. ठीक है, ये 2 पॉइंट एक साथ रखने हैं. अब इसके अंदर क्या है मैटर हम देख लेंगे. ठीक है, चलो देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा. It means management oriented means the effect of the development of the information system should start from the management needs and overall business objectives. तो मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से उसको पूरा डिजाइन किया जाए. जो इसका MIS को हम जो बनाते हैं, MIS रिपोर्ट्स आपने सुना होगा, MIS रिपोर्ट्स एंड विद MIS रिपोर्ट्स. ओके, तो जो ये मैनेजमेंट के हिसाब से बनते हैं अकॉर्डिंग देयर नीड्स. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट नीड्स एंड ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव. उनके नीड्स और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए इस एक सिस्टम बनाया जाता है. ठीक है,
उसके बाद मैनेजमेंट डायरेक्टेड, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ओरिएंटेड of the it is necessary that the management should actively participate, मतलब इसमें मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। डायरेक्ट तभी तो करेंगे, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे जब सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या फायदा उनका। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम डेवलपमेंट एफर्ट एंड इंश्योर दैट द इम्प्लीमेंटेड सिस्टम मीट द स्पेसिफिकेशन, जो इम्प्लीमेंट किया सिस्टम वो सारे के सारे स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा हो, ठीक है। सो मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड मैनेजमेंट डायरेक्टेड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट अपने चलेंगे वो आता है कॉमन डेटा फ्लो एंड कॉमन डेटा बेस। देखो मैंने अलग अलग कलर्स इनको टिक भी किया हुआ, जैसे बी से ये था कॉमन डेटा फ्लो एंड देन कॉमन डेटा बेस। व्हाट डू मीन बाय द कॉमन डेटा फ्लो, मतलब इट मीन द यूज ऑफ द कॉमन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, इट मीन कॉमन इनपुट processing and output procedures whenever required. Data is captured by the system only once and therefore eliminates duplication in the data collection, simplify the operation and the procedure and the produce efficient सिस्टम। तो मोटा मोटी कॉमन डेटा फ्लो यहाँ पे हो रहा है आपका। तो कॉमन डेटा फ्लो कॉमन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट प्रोसीजर यूज कर रहा है। उसके बाद डेटा इज कैप्चर बाय द सिस्टम ओनली वंस एंड देयरफॉर एलिमिनेट्स द डुप्लीकेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। और इसके कारण हमारा जो ऑपरेशन एंड द प्रोसेस वो बड़ा एफिशिएंट हो जाता है, सिस्टम ये एफिशिएंट सिस्टम बन जाता है। सो कॉमन डेटा फ्लो देन कॉमन डेटाबेस। कॉमन बेसिकली एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ डुप्लीकेशन, यहाँ पे देखना डेटाबेस है वहाँ पे आप रिड्यूस मतलब आपका जो डुप्लीकेशन से वो यहाँ पे खत्म कर देता है। इसका मोटा मोटी आपको ये समझना होगा, ठीक है। Consolidate and integrate the data records formerly stored in the many separate data files. The data allows itself to be accessed by the several information subsystem. Therefore eliminate the necessity। यहाँ पे अगर डेटाबेस जो है कॉमन डेटाबेस जो है उसमें सारा डेटा स्टोर होता जा रहा है और फर्दर सब सिस्टम को भी ये डेटा देता है। तो ये बोलना चाहता है कि दिस इज अ कॉमन डेटाबेस। ये इसकी क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एनीवन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं MIS सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मोटा मोटी अपने को समझ में आ रहा है, राइट। कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटाबेस, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड। 4 पॉइंट तो अपने को बहुत इजी से हो गए। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड, कॉमन डेटा फ्लो, कॉमन डेटाबेस, काम खत्म। उसके बाद जब हमने ये बात बोली थी कॉमन डेटाबेस के बारे में बात करी थी, तो हमने बोला था कि ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम इसका जो डेटा है इट्स ये यहाँ लिखा हुआ एक्सेस बाय द सेवरल इंफॉर्मेशन सब सिस्टम। ये सब एक्सेस करते हैं, सारे सब सिस्टम यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अपना बनता है वो है सब सिस्टम कंसेप्ट। The information system is viewed as a single entity. It must be broken down into subsystem which can be implemented one at a time. तो यहाँ पे subsystem concept है जिसका मतलब क्या होता है, information system is viewed as single entity. It must be broken down into subsystem. यहाँ पे अलग अलग उसको लेवल ब्रेक कर दो ताकि अलग अलग चीज सब सिस्टम का अलग अपना काम हो और वो एक मेन सिस्टम को सारे रिपोर्ट करते जाए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट मीन। अब जो सब सिस्टम होते हैं हमने कहीं पढ़ा था, दे आर इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो ये नेक्स्ट पॉइंट अपना वही है, सब सिस्टम इसके साथ जुड़ेगा, इंटीग्रेटेड वर्ड। ऑल द सब सिस्टम शुड बी टाइड टुगेदर इनटू द वन एंटिटी विच विल जनरेट मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। तो ये कह रहा है जो आपका जो डेवलपमेंट करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब ऑल द सब सिस्टम जितने भी है शुड बी टाइड इनटू वन एंटिटी सो दैट आपका जो इंफॉर्मेशन है इट विल बी मोर मीनिंगफुल टू द मैनेजमेंट, ठीक है। बात खत्म। नाउ इंटीग्रेटेड हो गया, सब सिस्टम हो गया, तो दोनों। अब उसके बाद ये कंप्यूटराइज्ड है। The MIS can be implemented without using। अब ये बोल रहा है कंप्यूटराइज है मैनुअल है। यस, MIS को आप बिना कंप्यूटर के भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट्स नॉट नेसेसरी। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आएगा, हम आगे देखेंगे। MIS can be implemented without using the computer. The use of the computer increases the effectiveness of the system and also provide required information quickly। ठीक है, मतलब कंप्यूटर्स के बिना भी हो सकता है, बट कंप्यूटर अगर बेस्ड इंफॉर्मेशन इसको MIS बनाते हैं तो उसमें हमारा क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, हमारा टाइम बच जाएगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, ये सारी चीजें। It increases accuracy and consistency of processing of data and reduce the clerical staff। तो बेसिकली दो डॉक्यूमेंट सेम है या नहीं उसको देखने के लिए हम बैठेंगे, स्टाफ को बिठाएंगे, तो वो टाइम बचेगा, स्टाफ की सैलरी बचेगी, कॉस्ट बचेगा। तो ये सारा काम कंप्यूटराइज करने से काम आसान हो जाएगा, बट MIS इज पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर ऑल्सो, ओके। और हैवी प्लानिंग एलिमेंट, तो लास्ट 2 पॉइंट है कंप्यूटराइज प्लस हैवी प्लानिंग। तो इट्स टेक्स 1 to 2 years और समटाइम इवन more than 3 years भी लग जाते हैं। Therefore, MIS developer must be present at the MIS development and should use further future information requirement and objective while establishing। मतलब उसको 3 से 4 5 साल कभी भी लग जाते हैं इसको डेवलप करने में। आपने जब शुरुआत करी तब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कुछ और थे, बट विद द डेवलपमेंट फेज ये चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंजेस विद द चेंज इन द एनवायरमेंट।
ओके तो उसको मॉडिफाई, उसकी प्लानिंग को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो एमआईएस में भी सेम चीज आपको करनी है। जब आप उसको डेवलप कर रहे हो, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसको सेम चीज को आप इंटीग्रेट करना है। तो इट्स वेरी हैवी प्लानिंग एलिमेंट, ठीक है। एम नहीं कि आए बैठे कोडिंग वोडिंग करिए काम, ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हैवी प्लानिंग एलिमेंट। तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं एमआईएस की फटाफट। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट डायरेक्टेड। उसके बाद अपना क्या था, कॉमन डेटा फ्लो एंड देन कॉमन डेटाबेस। डेटाबेस से अपने एक सब सिस्टम का पॉइंट की एक छोटी सी बात बोली थी। तो सब सिस्टम कंसेप्ट है और जो सब सिस्टम होते हैं वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना इंटीग्रेटेड। 6 पॉइंट तो अपने बिल्कुल हो चुके हैं। उसके बाद एमआईएस अगर आपको और पॉइंट लिखने हैं तो क्या लिखो, एमआईएस इज कंप्यूटराइज्ड है या नहीं उसके बारे में बता दो। क्योंकि हम ये बोल रहे हैं एमआईएस बिना कंप्यूटर के हो सकता है, पर अगर हम कंप्यूटराइज यूज करेंगे तो इट विल एफिशिएंसी हमारी सब चीजें अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, ये सारी चीजें लिख देना। उसके बाद अपना आता है कि इससे हैवी प्लानिंग एलिमेंट, ठीक है। विद द चेंज इन द गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल जैसे चेंज हो गए तो सेम चीज यहाँ पे भी आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म प्रोसेस, नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। ओके तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। मोटा मोटी हो गया अपना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो आपका पॉइंट था कंप्यूटराइज वाला, उसी से रिलेटेड है। देयर सम मिसकंसेप्शन अबाउट द एमआईएस। अभी भी आप सोच रहे होंगे भैया एमआईएस एक कंप्यूटर सिस्टम है, सर ने कैसे बोल दिया कि भैया ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग, आई विल टू करेक्ट यू। या ये खुद बुक बोल रहा है चला चला के, देखो कुछ मिसकंसेप्शन हो चुके हैं एमआईएस को लेके। सब लोग को लगता है कि ये कंप्यूटराइज है, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ मिसकंसेप्शन, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर दोस मिसकंसेप्शन। अब वो मिसकंसेप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको बताना है कि क्या क्या लोगों के दिमाग में आते हैं एमआईएस को लेके, ठीक है। अब तक आपके दिमाग में ये था कि कंप्यूटराइज्ड है। मैंने आपको बोला ये मैनुअल भी कर सकते हैं, बिना कंप्यूटर के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो व्हाट आर दोस फॉलोइंग आर द मेजर मिसकंसेप्शन अबाउट द एमआईएस। व्हाट आर दोस? नंबर 1, इनका क्या होता है कि एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सबको लगता है जो भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक एमआईएस है। द आंसर इज नो। एवरी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम लोग चैप्टर का क्या पढ़ना था, इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट एमएस, ठीक है। ये कहना चाहता है एनी कंप्यूटर बेस्ड, ये क्या नेगेटिव आंसर दे रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एनी कंप्यूटर इज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एमआईएस। तो ये मिसकंसेप्शन है मार्केट में। तो वो आपको मिसकंसेप्शन की लिस्ट देनी है, ठीक है। आपको मिसकंसेप्शन ठीक नहीं करना, मिसकंसेप्शन की लिस्ट देनी है। उसके बाद एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज एमआईएस। जो भी कोई भी रिपोर्टिंग सिस्टम सोल्व लोगों को लगता है कि वो एमआईएस है, ठीक है। एनी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन एमआईएस, एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज एमआईएस। ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। इसको आप सही मतलब नेगेटिव वे में लो, ठीक है। एमआईएस से मैनेजमेंट, लोगों को लगता है एमआईएस इज मैनेजमेंट टेक्निक, ना ऐसा कुछ नहीं है। एमआईएस अ बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई टेक्नोलॉजी बंच, सारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिला के डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इट्स जस्ट एमआईएस, दैट्स इट। द स्टडी ऑफ एमआई इज अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर। मैंने बोला इसके बिना भी हो सकता है, राइट। तो ये मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में बैठे कि स्टडी ऑफ द एमआई इज अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम। ओके मोर डेटा इन जनरेटेड रिपोर्ट रेफर्स टू मोर इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर। लोगों को लगता है कि जितनी ज्यादा बड़ी रिपोर्ट एमआईएस बना के देगा उतनी ज्यादा मैनेजर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट नॉट नेसेसरी। कई बार इतने बड़े बड़े बग वो आ जाते हैं फाइल्स, तो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बोलना चाहता है कि मोर डेटा जनरेटेड रिपोर्ट्स का मतलब नहीं होता मोर इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फॉर श्योर। 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है अगर मन किया तो, आपकी अगर लकी हुए तो। सो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज एमआईएस, द आंसर इज नो। ये मिसकंसेप्शन लिखने। एनी रिपोर्टिंग सिस्टम इज एमआईएस, तो आपको पॉइंट क्या क्या रखने हैं, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन, हर कंप्यूटर सीबीआईएस, इससे हम कहते हैं सीबीआईएस, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एमआईएस। रिपोर्टिंग सिस्टम इज एमआईएस। मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, कोई बंच ऑफ टेक्नोलॉजीज नहीं है। द स्टडी ऑफ एमआईएस अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर नहीं है। मोर डेटा का मतलब ये नहीं कि मोर इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर, ये सारी बातें लिख देना। सीबीआईएस रिकॉर्डिंग सिस्टम, सॉरी रिपोर्टिंग सिस्टम, उसके बाद अपना मैनेजमेंट टेक्निक, बंच ऑफ टेक्नोलॉजीज, देन स्टडी ऑफ द एमआईएस अबाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, द आंसर इज नो। ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। मोर डेटा मतलब मोर इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजर, ऐसा कुछ नहीं है। सो नाउ अपने ने देख लिया मोटा मोटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया और मिसकंसेप्शन देख लिए। नाउ व्हाट इज द परसिस्ट ऑफ द एमआईएस, ठीक है। दैट इज इफेक्टिव एमआईएस कैसे होगा, तो क्या क्या चीज हमें चाहिए। द परसिस्ट इफेक्टिव एमआईएस आर गिवन, मतलब एक हमें सबसे पहले तो डेटा चाहिए, ठीक है। तो डेटा बेस है ना, डेटाबेस आपको पता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ द फाइल्स विद द कलेक्शन रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो मेन चीज क्या है सर, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर आपसे फर्दर क्वेश्चन आ सकता है कि अब ये है क्या चीज, प्री रिक्विजिट ऑफ इफेक्टिव एमआईएस। एक इफेक्टिव एमआईएस की क्या क्या प्री रिक्विजिट मतलब प्रिलिमिनरीज रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एक अच्छा डेटाबेस चाहिए। और जो व्हाट आर डेटाबेस के आप कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पढ़ेंगे। इट शुड बी यूजर ओरिएंटेड, भाई यूजर को जैसा चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। कैपेबल ऑफ बिल्डिंग एंड यूज्ड कॉमन डेटा सोर्स टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन, मतलब कॉमन डेटाबेस होना चाहिए। ये नहीं कि
हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना डेटाबेस है, नहीं, ये कॉमन डेटाबेस रखो ताकि डुप्लीकेशन वगैरह जो है उसको रिड्यूस कर सके और वहीं से इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो सकते हैं। दिस ये था कैरेक्टरिस्टिक। तो यूजर ओरिएंटेड, कॉमन डेटाबेस सोर्स, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अवेलेबल टू द ऑथराइज पर्सन, और ये नहीं कि पब्लिक में कहीं पे भी किसी को भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो मेडिकल की रिपोर्ट्स है जो कि हॉस्पिटल रहती है, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल कर दें तो दैट्स नॉट गुड ना। सो वही चीज़, तो शुड बी अवेलेबल टू द ऑथराइज पर्सनल ओनली। The control by the separate entity established for the purpose known as database management system. तो it should be controlled by the separate authority, जो कि पूरा का पूरा database management system का अलग से काम चलता है, इसके अलग से बंदे हायर होते हैं, वो होना चाहिए। So these are character user oriented, common data source, so it should be available to the authorized personnel only. And the next one is like commons controlled by the separate authority, ठीक है, known as DBMS. अब qualified system and management staff should be managed by the qualified officers. It should be managed by the qualified officer, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, what are the prerequisites of effective MIS। सबसे पहले हमने डेटाबेस पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्वालिटी सिस्टम एंड मैनेजमेंट, क्वालिटी सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ, मतलब क्वालिटी सिस्टम स्टाफ चाहिए और मैनेजमेंट का स्टाफ ही हमें क्वालिटी चाहिए। इट शुड बी मैनेज बाय द क्वालिफाइड ऑफिसर्स, आई मीन अद्दू फद्दू नहीं, अच्छे बंदे लोग उसको मैनेज करेंगे बैठ के। और जो सिस्टम एंड द कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, बताता हूँ। सिस्टम एंड द कंप्यूटर एक्सपर्ट इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, मतलब बोल रहे हैं जो सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं वो शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैनेजमेंट कंसेप्ट, मैनेजमेंट क्या चाहता है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए एग्जैक्टली, क्या ऑब्जेक्टिव है उसकी, तो वो उस चीज को समझे, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्वाइट क्लियरली द कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। भाई मैनेजमेंट वाले जो बंदे हैं वो भी समझे कि भाई कंप्यूटर में कैसे काम करना है, उनको कैसे चीज़ों को रिट्राइव करनी है, इसको कैसे यूज़ करना है। एमी नहीं, मतलब आजकल होते हैं ना जो जैसे बैंक में आप देखते हो जो एजेंट होते हैं वो बड़ा स्लो काम करते हैं क्योंकि उनको यूज नहीं है, दे आर नॉट यूज टू इट, दे आर हैप्पी विद द मैनुअल सिस्टम, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड क्वाइट क्लियरली द कंसेप्ट एंड द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ये नहीं कि यार मैंने बोला तो कर, मतलब वो जो बोल रहा है कि पॉसिबल नहीं है कोडिंग, इसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए, खर्चा करना पड़ेगा पैसा, वट एवर इट इज, तो सोर्स ऑफ इनपुट नहीं आ रहा, बट मतलब मैनेजमेंट को भी समझना होगा कि कंप्यूटर की बातें और कंप्यूटर वालों को भी समझना होगा मैनेजमेंट की बातें, ठीक है। अब आता है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। भैया जब ये डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है ना, उसको इफेक्टिव एमआईएस बनाने के लिए उनका सपोर्ट भी जरूरी होता है, ठीक है। अगर विच डजंट रिसीव द सपोर्ट and implementation which doesn't receive support of top management will not be effectively controlled, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द यूजर, उन्हीं को यूज करना है एमआईएस अब रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए। वो लोग सिर्फ ऑर्डर दे देंगे भाई ये बना के दे दो, ऐसे नहीं होगा। एक इफेक्टिव एमआईएस बनाने के लिए उनका भी सपोर्ट चाहिए होता है, दे हैव टू पार्टिसिपेट, ठीक है। The officers should place before the top management all the supporting fact and the state clearly the benefits क्या क्या होंगे, अगर आप हमसे ये कराओगे तो उसके ये बेनिफिट्स, हमें ये चीज़ें आसान हो जाएगी और उसका ये खर्चा आएगा। तो ऑल दिस थिंग्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड एंड एक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी चाहिए उनसे। उसके बाद कंट्रोल ऑफ द मेंटेनेंस, तो भी सीधे बात है, लास्ट में ये होता है कंट्रोल ऑफ द एमआईएस मींस द ऑपरेशन सिस्टम एज इट वाज डिजाइन टू ऑपरेट। तो चेक करो कि वो वैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। यूजर डेवलप देयर ओन प्रोसीजर और शॉर्टकट मेथड टू यूज द डेवलपमेंट which reduces the effectiveness to check the such habit, तो they need a control and maintenance। भैया कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको चेंज करो विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कुछ मेंटेनेंस चाहिए तो वो सारी चीजें चेक करो कि पता चला लोगों ने शॉर्टकट मार के अपना काम आउटपुट आ रहा है बट उस आउटपुट की वो क्वालिटी नहीं जो आनी चाहिए थी, राइट। अगर शॉर्टकट मारेंगे तो शॉर्टकट करेंगे तो ये थे अपने कुछ पॉइंट्स। उसके बाद अपना आता है कि ये हमने क्या पढ़ा, प्रेक्विजिट्स, इसमें हमने क्या पढ़ा, डेटाबेस, क्वालिफाइड सिस्टम और मैनेजमेंट स्टाफ चाहिए थे। उसके बाद सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एमआईएस। यहाँ पे काफी सारे हेड्स हो रहे हैं बट अगर फ्लो के साथ सुनोगे और 2 मिनट अगर आप बाद में लास्ट में रिकॉल कर लोगे ना तो पूरा का पूरा एमआईएस आपके चुटकियों में रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड, डायरेक्टेड, कॉमन डेटा फ्लो, डेटाबेस, ये सारी बातें। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेटेड एंड द लास्ट 2 पॉइंट और द कंप्यूटराइज्ड और हैवी प्लानिंग। उसके बाद मिसकंसेप्शन थे, सीबीएस नहीं होता, ये रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, ये सारे मिसकंसेप्शन, बंच ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें यहाँ पे थी। उसके बाद हमने पढ़ा अभी जो प्रेक्विजिट्स ऑफ एमआईएस दैट इज डेटाबेस, क्वालिफाइड सिस्टम एंड मैनेजमेंट स्टाफ। उसके बाद हमने देखा उसमें सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट वाली बात लिख देना। उसके बाद हमें कंट्रोल एंड द मेंटेनेंस, ठीक है, कहीं किसी ने कोई अपना शॉर्टकट डेवलप तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी वगैरह, ये सारी बातें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देना। अब 2-3 पॉइंट्स और आएंगे। इवेल्युएशन ऑफ, नेक्स्ट क्या है, हाँ, इवेल्युएशन ऑफ एमआईएस। देखो मैं सीधा सीधा बताता हूँ मेन क्या लिखना है इसके अंदर। टू मेक एमआईएस मोर इफेक्टिव, इवेल्युएशन नीड टू बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एग्जामिनिंग, ascertaining एंड गाइडिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है, इवेल्युएशन इज नीड टू बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय एग्जामिनिंग,
ascertaining and guiding करके, ठीक है, examining whether enough flexibility exists in the system to cope up with the expected and unexpected information requirement in the future, ascertaining that the view of the user and the designers about the capabilities and deficiencies of the system, उनकी क्या views है, और उसके बाद गाइड करना the appropriate authority about the step to be taken to maintain the effectiveness of MIS। ये था हेडिंग, क्या था, what are the evaluation of MIS system, ठीक है, नेट वो एवेल्यूशन कैसे करना है, दैट नीड टू बी डन, क्यों चाहिए, क्यों एग्जामिन करना है, सर्टेन करना है, उसको फिर गाइड करना है अकॉर्डिंगली। एग्जामिन क्या करोगे, एनफ फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं विद द इंफॉर्मेशन जो अपने आएगी इन फ्यूचर। सर्टेन करना है कि जो व्यूज़ है यूज़र एंड डिज़ाइनर के कि उनके क्या व्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद गाइड करना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्टेप टू बी टेकन टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ MIS, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन ऑपरेटिंग MIS, वो क्या क्या दिक्कत होती है सर, ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है अपना। हाँ बस खत्म होने वाला है, 2 मिनट और तो फिर इसके बाद हम ये खत्म करते हैं। व्हाट आर द कांस्टेंट, मतलब क्या क्या दिक्कत है, व्हाट आर द मेजर कांस्टेंट विच कम इन अ वे ऑफ ऑपरेटिंग इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हम लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहे हैं और कुछ छोटे नहीं रहा अपना, ठीक है। तो ये एक फायदा है इंस्टीट्यूट के मटेरियल को यूज करना, बाकी आपके बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं शॉर्टकट में, बहुत वो सब नहीं। ओके चलो पॉइंट पे आते हैं। व्हाट आर द कांस्टेंट, मैं आपको मुद्दा मुद्दी बताऊं, अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसके हेड्स क्या है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट नहीं है हमारे पास, एक्सपर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कांस्टेंट है। उसके बाद नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ कॉपरेशन, अगर एक्सपर्ट मिल जाता है काम करने के लिए तो स्टाफ जो हमारे वो कॉपरेट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं शॉर्टकट मारते हैं, वो सोचते हैं इनको भगा दो यहाँ से, हमारा मैनुअल सिस्टम खराब कर देंगे। ऐसा हुआ करता था पहले। अगर आपको ये पूरा इसका पढ़ना है ना, तो आप ऐसे सोच के पढ़ो कि यार आज से 5, 6 साल 10 साल पीछे जाके पढ़ो, ठीक है। आज के दिन इतना नहीं होता, आज के अगर आपकी इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी आती है आपके ऑफिस में तो यू लव टू एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी, बट पहले ऐसा नहीं हुआ करता, दे वांट टू जस्ट थ्रो इट आउट। यार हमारा लोगों को आज जैसे आपको लगता है, आप इनकेस जो आज की यंग है उनको भी ये लगेगा जब सब कुछ रोबोट काम करने लग जाएंगे ना, तो उनको भी लगेगा यार ये टेक्नोलॉजी तो हमारा जॉब खा रही है, हमारा जो डेली जो काम होता है वो खा रही है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पहले क्या होता है, टाइपिंग के लिए हम लोग क्या टाइपराइटर रखते थे, टाइपिंग करते थे, उसके बाद कंप्यूटर में टाइपिंग होती थी। आजकल लोग क्या करते हैं, स्कैन क्लिक किया, स्कैन को कन्वर्ट किया OCR में, तो एक बंदे की जॉब तो खत्म होगी ना। मैं टाइपिंग के लिए बंदा रखने वाला था, वो खत्म हो गया, ठीक। अब मैं रखूंगा एक्सपर्ट बंदा जिसकी बहुत अच्छी ग्रामर सब कुछ हो, जो कि मेरा और भी काम करे, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ, ठीक है। Non-available expert means who can diagnose the objective of the organization and provide a desired direction for installing an operating system. The problem may be overcome by grooming the internal staff, which should be by the proper selection and training. उसके बाद अपना आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ कॉपरेशन, स्टाफ का कॉपरेशन नहीं मिलता यार, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द टास्क शुड बी कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइजिंग lectures, showing film, explaining them the utility of the system. Beside them, some person should also be involved in the development and implementation of the staff. मतलब यार वो लोग भागते हैं जबकि उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था डेवलपमेंट में, ठीक है। उसके बाद अपना कंस्ट्रेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ द सब सिस्टम बाय द देखो क्या, सिलेक्शन ऑफ सब सिस्टम by expert. Expert usually face the problem selecting subsystem of MIS to be installed and operated upon. The criteria which should guide the expert depend upon the need and the importance of the function for which the MIS can be installed first. मतलब कौन सा सब सिस्टम पहले इंस्टॉल कर ले जिससे कि अपने को मैनेजमेंट अपने साथ जुड़ जाए, तो ये एक सिलेक्शन करने के अपने आप में कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे से बताना क्या क्या दिक्कतें आती है, ठीक है। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, तो स्टैंडर्ड अप्रोच नॉट पॉसिबल ड्यू टू द varied objective of the business concern. The approach adopted by the expert by designing and implementation MIS is not standardized. मतलब एक standardized process नहीं है हमारे पास कि ये ऐसे करना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है जो उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है, और वो थोड़ा काफ़ी चेंज होता रहता है विद द टाइम टू टाइम, तो वो सब चीज़ है। और अगर चेंज नहीं भी होता तो उनको समझ में नहीं आता बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, कॉपरेशन, स्टाफ तो है बट उनका कॉपरेशन नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द सब सिस्टम में दिक्कत आता है, और उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड, क्या स्टैंडर्डाइज अप्रोच इज नॉट पॉसिबल। ये थे मोटा मोटी अपने कंस्ट्रेंट ऑफ द MIS। उसके बाद अपना लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो आता है इसके अंदर लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है, अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा निकलेगा। इस द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन द MIS इज गवर्न बाय द क्वालिटी ऑफ द इनपुट्स एंड द प्रोसेसेस। इफ अगर आपको क्वालिटी ऑफ द इनपुट अच्छा है तो आपका क्वालिटी ऑफ आउटपुट भी है, मतलब गार्बेज इन तो गार्बेज आउट, जैसे आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकलेगा, ठीक है। दिस काइंड ऑफ दैट। अगर जो हिंदी में देख रहे हैं वीडियो उनको समझ में आ गई होगी बात। So the quality of the output is basically governed by the quality of the inputs in the processes.
MIS is not a substitute for the effective management. It's just a tool. It's not a substitute for the effective management. These are the limitations. मतलब MIS is not a just a tool. It's not a substitute कि management का substitute कर दो, नहीं. It's just a tool which provide information to the management, middle level managers. ठीक है. It cannot be replaced managerial judgment in making decision. It's merely an important tool for the decision making and problem solving. So पहला क्या था, quality ऊपर मतलब quality of the inputs, output depend on the quality of the inputs. ठीक है. Not a flexible. MIS may not have a requisite flexibility to quickly adapt itself by changing needs of the time. It's not flexible. ठीक है. हमने 3 साल लेके डेवलप किया, अब 3 साल पीछे जाके दोबारा अपना ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, तो एनवायरमेंट चेंज हो गया, अपना जो बिजनेस एनवायरमेंट है, तो उसके हिसाब से पूरा का पूरा MIS खराब हो गया. तो इट शुड बी, ये एक दिक्कत है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है. इट्स नॉट अ फ्लेक्सिबल. ठीक है. तो मोटा मोटी पॉइंट आपको याद रखना है, मैंने लेफ्ट में लिखे हुए हैं सारे. ठीक है. उसके बाद आता है नॉन टेलर्ड. मतलब MIS कैन नॉट प्रोवाइड टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज सुटेबल फॉर द पर्पस फॉर एवरी टाइप ऑफ डिसीजन मेड बाय द इफेक्टिव. इट्स नॉट ए लाइक टेलर मेड इन्फॉर्मेशन पैकेज आपको बना बनाया नहीं मिलता, तो इससे कैन नॉट प्रोवाइड टेलर इन्फॉर्मेशन. ठीक है. जो आने, ये जो प्रॉब्लम है ना, लिमिटेशन, ये आने वाले जो सिस्टम हम पढ़ेंगे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वगैरह, वहां पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखेगी अपने को. उसके बाद ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स. Quantitative factors, it takes into account the quantitative factors, ignore the non-quantitative factors like moral, attitudes of the members वगैरह, ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है. ओनली जो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है उसको कंसिडर करके चलता है. ठीक है. नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए नॉट यूजफुल. ओके. लेस यूजफुल फॉर द नॉन प्रोग्राम डिसीजन. जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है उनके लिए यूजफुल नहीं है, मतलब इट शुड बी लाइक वेरी प्रोग्राम डिसीजन काइंड ऑफ दैट. तो मोटा मोटी समझ लो, इट्स नॉट यूजफुल फॉर द नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है. द इफेक्टिवनेस ऑफ MIS इज रिड्यूस इन एंटरप्राइज व्हेन द कल्चर ऑफ होल्डिंग द इन्फॉर्मेशन एंड नॉट शेयरिंग विद अदर. मतलब अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, एम्प्लॉय क्या करता है, इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेता है, अपने पास रखता है, वो शेयर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. ठीक है. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शेयर नहीं करना, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस डिक्रीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट. अगर टॉप मैनेजमेंट बार बार चेंज होता है, उनके ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं, उनके काम करने का तरीका होता है, बट उससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो MIS जिसमें आप 2-3 साल लगते हैं काम करने में, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं खत्म सा हो जाता है. तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया है, पूरा पूरी अपना ये रिविजन हो गया है. अब इसके बाद अपने ज्यादा नहीं बचे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बचा है और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम बचा है, तो ज़्यादा नहीं है, अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. तो मोटा मोटी 2.5 घंटे में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और मेरा टारगेट है कि इसका को मैं आपको बहुत अच्छे से अवेलेबल कराऊं वीडियो, टू द बेस्ट टाइम ट्राइंग कि आपको सारी वीडियोस अवेलेबल करा दूं विद इन अ टाइम. लेट्स सी. ओके. तो अभी लिमिटेशंस को एक बार रिकैप कर ले फटाफट. देखो, लिमिटेशन के जो मैंने पॉइंट्स बनाए ना, ये पॉइंट्स अगर आपको याद रहेगा ना, क्वालिटी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्वालिटी ऑफ इनपुट डिपेंड्स, ये सारी बातें. MI इज जस्ट अ टूल, इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि बैठ के यहाँ पे डिसीजन ले ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट दे पाए अच्छे, ये सब नहीं है. इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट टेलर मेड. ठीक है. इन्फॉर्मेशन पैकेज, ओनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आर कंसिडर. नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर लाइक मॉरल एटीट्यूड को ये इग्नोर कर देता है. प्रोग्राम डिसीजंस इज लेस यूजफुल फॉर द नॉन प्रोग्राम डिसीजन. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम डिसीजन के लिए यूजफुल है, सो इज वेरी लेस यूजफुल फॉर द नॉन प्रोग्राम डिसीजन, ऐसे लिख के आ जाना. ठीक है. उसके बाद इफेक्टिवनेस reduces when the culture of the information hoarding and not sharing with others. उस चीज़ को अगर यहाँ पे कल्चर उनका है कि भाई चीज़ों को अपने छुपा के रखो, तो ऐसी चीज़ों में MIS की इफेक्टिवनेस बहुत ही कम हो जाती है. नेक्स्ट वन जो अपने को देखना है, विद द चेंज, उसकी जो इफेक्टिवनेस से गिर जाती है ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंज इन द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि उसी की गाइडेंस, उसको कैसे रिक्वायरमेंट है, वो चेंज अगर होती रहेगी बारी बारी, तो MIS की जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, और शायद आपको क्वालिटी भी ना मिल पाए वो चीज़. तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है. MIS तक हमने खत्म कर दिया, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं गाइस. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइस सो मच.